हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर या फिर एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्वालिटेटिव एनालिसिस है। मींस कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे कौन से बन रहे हैं प्रोडक्ट, एनोड पे कौन से बन रहे हैं प्रोडक्ट। और इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है। मींस कितना बन रहा है प्रोडक्ट, कितना। तो ये जो बातें होती हैं, कितनी वाली जो बातें होती हैं, क्वांटिटेटिव बातें जो होती हैं, वो फैराडेज लॉ में हम लोग सीखेंगे। तो इस लेक्चर में मींस प्रोडक्ट एनालिसिस में हम लोग बस इतना सीखने वाले हैं कि कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे वो आईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इवन बोर्ड का पेपर आप तैयार कर रहे हो, तो प्रोडक्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस की संभावनाएं अच्छी रहती हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे देगा या फिर आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट दे देगा, आप वो उस इलेक्ट्रोलाइट के मदद से ये पहचानना होगा कि वह इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा तो कैथोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे और एनोड पे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोडक्ट एनालिसिस। तो जब भी प्रोडक्ट एनालिसिस हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान करते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और वो किस फॉर्म में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो तीन तरह के हमने केस मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो तीन तरह के केस के आधार पे हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे पढ़ने में सहूलियत भी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देयर आर फॉलोइंग थ्री केसेस which can be observed। जनरली तीन ही केस आपको मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन आप जेई एडवांस के एग्ज़ाम देंगे तो आपको तीन ही केस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो केस वन क्या हो जाता है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा केस वन में। केस वन में जो होता है वो हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसमें जो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है वो मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में दिया जाता है। मीन्स वो पिघला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, दैट इज मोल्टेन। मोल्टेन को हम लोग फ्यूज्ड कह सकते हैं, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब भी मोल्टेन या फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जनरली जो अपना इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होता है। तो विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, तो पहला अपना केस क्या हो गया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, यानी कि मेल्ट फॉर्म, मेल्टेड होगा वो। तो मेल्टेड फॉर्म में आपके पास दिया जाएगा, यानी कि मोल्टेन फॉर्म कहो, फ्यूज्ड फॉर्म कहो या मेल्टेड फॉर्म कहो, तो वो मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपके पास होगा। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड आपको दिया गया है तो सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके आपको उसका इलेक्ट्रोलाइट कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। क्योंकि सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोलाइसिस को कराने के लिए आयंस का फ्रीली मूविंग होना ज़रूरी है। जब तक आयंस मोबाइल नहीं होंगे, मूव नहीं करेंगे, तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो मैं सोडियम क्लोराइड अगर लूँ तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 800 डिग्री सेल्सियस पर अगर सोडियम क्लोराइड को दिया जाएगा तभी सोडियम क्लोराइड को हम लोग मोल्टेन फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसका जो पिघला हुआ फॉर्म है, उसका जो लिक्विड फॉर्म है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला केस क्या बन जाता है, मोल्टेन या फिर कह सकते हैं इसको फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट विद द इनर्ट इलेक्ट्रोड। केस टू क्या बन जाता है बच्चों, केस टू में हम लोग पढ़ेंगे डिजॉल्व्ड स्टेट। डिजॉल्व्ड, तो डिजॉल्व किसी सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को घुला देते हैं। तो जनरली जो अपना इलेक्ट्रोलाइट होता है वो फ्री आयंस वाले होते हैं, मीन्स उसमें आयंस मौजूद होते हैं। तो हम लोग जनरली जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं वह वाटर होता है। तो डिजॉल्व्ड स्टेट में हम लोग जनरली क्या करने वाले हैं, जो सोल्यूशन बनाने वाले कैसा सोल्यूशन है, वो एक्वस सोल्यूशन है। तो डिजॉल्व्ड और एक्वस सोल्यूशन, डिजॉल्व्ड और एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, है ना।
और इसमें दो केस बन जाता है, या तो इस डिजॉल्व्ड या फिर एक्वस सॉल्यूशन को इनर्ट इलेक्ट्रोड में साथ में डालकर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया हो, या फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ भी इसका क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको हम लोग केस 2 में बता देते हैं। इसको हम लोग विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। और केस 3 क्या बन जाएगा? केस 3 इसी का रहेगा, इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनर्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? डिजॉल्व्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, dissolved or aqueous solution of electrolyte with reactive electrode, with reactive electrode, ठीक है बच्चों। तो 3 केस हो जाते हैं आपके पास। एक तो हो गया आपको एक्वस सॉल्यूशन विथ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, एक दूसरा हो गया एक्वस सॉल्यूशन विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, और एक हो जाता है आपका मोल्टन या फिर फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर क्या मोल्टन या फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट को क्या हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, वी कैन डू इट, ओके, बट ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली वैसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अपने इसी तरह के आते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकली हम लोग उस तरह के केस को स्टडी करते भी नहीं हैं कि कोई हम लोग मोल्टन या फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट लें और उसको किसी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में डाल दें, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिकल केस भी हम लोग अप्लाई लैब में नहीं करते हैं। तो ये 3 प्रैक्टिकल केस है जिसको हम लोग लैब में अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे केस 1, दैट इज मोल्टन फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, ओके बॉयज। तो शुरू करें केस 1। तो बच्चों ध्यान दें, केस 1 में तो पहला केस क्या हो गया? तो मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमको काम करना है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट with inert इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या हो जाता है? जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम लोग प्लैटिनम या फिर पैलेडियम और कभी कभी ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हर जगह तो इनर्ट नहीं होता है, या फिर हर जगह सारे लोग इनर्ट भी नहीं होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो केस लेते हैं वहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने प्लैटिनम लिया हुआ है और यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, पैलेडियम लिया है वह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट लिया है और यह एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इस तरह की कोई बातें उसमें लिखी गई होंगी। या फिर अगर कोई भी बात नहीं लिखा गया है और इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मोल्टन या फिर फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट का ही करना है, तो आप ये मान के चलें कि जो आपका इलेक्ट्रोड दिया गया होगा सेल में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड होगा वह इनर्ट ही होगा, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं केस 1। तो पहला केस, तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं वह है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl। मीन्स करना क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जो डिजाइनिंग होती है वो बेसिक डिजाइनिंग मैंने कल डिस्कस की थी, कैसा लगता है देखने में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन व्यवस्था जो होती है वो बदलती है अकॉर्डिंग टू द मेटल्स कैरेक्टर, वो सब बदलता जाता है। लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैंने कल डिज़ाइन बताया था तुम लोगों को, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोड लगे होंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगी रहती है ना, और ये कनेक्टेड होते हैं। ये अपना हो जाता है नेगेटिव
टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो हो जाता है अपना कैथोड हो जाता है। कल डिस्कस किया था मैंने, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है। और ये हो जाता है आपका एनोड, और यहीं पे इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं। ये रखा जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट। अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है बच्चों, ये क्या लिया जा रहा है, दिस इज मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl, मीन्स जो सोडियम क्लोराइड है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। तो जनरली रूम टेम्परेचर प्रेशर पे सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो मुझे यहाँ पे उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है। लिक्विड फॉर्म मीन्स मोल्टेन फॉर्म में लाना है। तो उसका मकसद क्या है, आयंस को उसके फ्री करना है, जिससे कि उसके जो कैटायंस और एनायंस हैं वो फ्री मूव कर सकें, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर या इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर वो जा सकें। तो फ्री टू मूव होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का लिक्विड स्टेट में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सोडियम क्लोराइड को अपने क्या किया है, मेल्ट किया है। अब सोडियम क्लोराइड एक चूँकि आयनिक कंपाउंड है, इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे रख के ही करना पड़ेगा, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे अगर इस इलेक्ट्रोलाइसिस को किया जाएगा तो क्या होने वाला है बच्चों, सोडियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो मेल्ट फॉर्म में नहीं रहेगा। अब मेल्ट फॉर्म में रखना है तो टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस अबाउट होता है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात यहाँ पे समझ में आ चुका है कि आपको ये जो टेम्परेचर जो होगा, इस किस टेम्परेचर पे ये काम होने वाला है, तो मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस पे ये काम होने वाला है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। अब प्रोडक्ट एनालिसिस करते समय आप कैसे काम करेंगे, अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सोडियम क्लोराइड मेल्टेड फॉर्म में आपको दिया गया है और बताइए कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब ध्यान से यहीं से बातें सीखनी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से स्पीसीज हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोडियम क्लोराइड आपको दिया गया है, लेकिन क्या सोडियम क्लोराइड आपको NaCl के फॉर्म में इसमें है या फिर यह Na+Cl- के फॉर्म में है, ये देखिए पहले। तो सोडियम क्लोराइड को जैसे आप मेल्ट करते हो तो इसके आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं, मींस मेल्टेड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड जो है वह इस फॉर्म में होगा, मींस सोडियम प्लस और Cl- के फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो केमिकल स्पीसीज है वो कौन कौन से आ गए, तो केमिकल स्पीसीज आपके पास सोडियम प्लस है और Cl- है, मीन्स क्लोराइड आयन और सोडियम आयन आपके पास इस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हैं। अब NaCl की जगह पे Na+ और Cl- के बारे में हमें सोचना है। अब क्या होने वाला है, जैसे हम लोग यहाँ पे से बैटरी से करंट पास करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो बैटरी होती है वो DC करंट हम लोग जनरली यहाँ से पास करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से DC करंट पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, तो मैंने कल बताया था कि जो केटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो एनायन होंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की जमावड़े शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण सोडियम प्लस इधर आके अट्रैक्ट होगा और Cl- क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण Cl- एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं और एनोड की तरफ क्या होता है, निगेटिव मीन्स एनायंस अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने कल बताया भी था, कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर केटायन जाकर रिड्यूस हो जाता है और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर एनायन जाकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब तुमसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट एनालिसिस, तो पहले बताएंगे एट एनोड पे क्या हो रहा है। एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे एनायन जाएंगे। अपना एनायन कौन है, Cl-, एक ही तो एनायन है, एक ही तरह के एनायन है। मैंने कल एक केस बताया था कि अगर एक से ज़्यादा तरह के केटायन, एक से ज़्यादा तरह के केटायन या फिर एनायन होते हैं तो उस दोनों केटायन में जो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, जो केटायन जो ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो करता था उसके कैथोड पे जाने के चांसेस ज़्यादा थे।
और दो एनायंस में जो कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा उसके एनोड पे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल टाइप ऑफ कैटायंस हैं, सारे के सारे सोडियम आयन ही हैं और सारे के सारे Cl माइनस एनायन ही हैं। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है। Cl माइनस इज द विनर, है ना। Cl माइनस ये यहाँ पे विनर है क्योंकि इसके साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये सिंगल ही है, सिंगल टाइप ऑफ आयन है जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसके जगह पे अगर कोई और एनायन होता तो वो अलग बात होती, वहाँ पे क्वेश्चन अलग तरह से सोचते, लेकिन यहाँ पे सिंगल एनायन है, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। डायरेक्ट आप Cl माइनस को लेकर एनोड पे जाइए और वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो Cl माइनस जो है वो Cl2 में जाकर ऑक्सीडाइज कर जाता है। देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर चुका है, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। थोड़ा बैलेंस कर लें तो 1/2 यहाँ लगा दें तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन क्या है, तो एनोड पे होते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में OHR। तो ये अपना OHR है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रही बात कैथोड की, तो एट कैथोड क्या होने वाला है, तो कैथोड क्या होने वाला है, तो कैथोड पे क्या होने वाला है, केटायन जाने वाला है और अपने पास एक ही तरह का केटायन है, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो सोडियम आयन डायरेक्ट क्या होगा, जाकर कैथोड पर रिड्यूस कर जाएगा। तो सोडियम आयन जो है, तो सोडियम आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होकर सोडियम के फॉर्म में चला जाएगा। अब चूंकि टेम्परेचर यहाँ काफ़ी ज़्यादा है तो सोडियम जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, और Cl2 जो है यहाँ पे आपको गैस फॉर्म में मिलता है। और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं RH, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब एनोड पे रिएक्शन ये हो गए, कैथोड पे रिएक्शन ये हो गए। अब नेट रिएक्शन भी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज अ नेट रिएक्शन, तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, रिडॉक्स क्यों, क्योंकि एनोड पे हो जा रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो जा रहा है रिडक्शन। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होने वाले हैं, तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड आउट, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, और बच गया आपके पास यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस गिव्स Na लिक्विड प्लस हाफ Cl2 गैस। तो ये आपका रिएक्शन हुआ। मींस अगर सोडियम क्लोराइड का मेल्टेड फॉर्म को यानी कि मोल्टेन स्टेट को लिया जाएगा, मींस आप Na+ और Cl- को फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं, तो सोडियम लिक्विड फॉर्म में और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कब, जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से करंट पास करेंगे, है ना। तो करंट पास करने के कारण सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सोडियम लिक्विड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में अगर मैं करंट नहीं देता, करंट देने पे ये रिएक्शन है, और करंट अगर नहीं देता तो ये रिएक्शन क्या हो जाता, ये सिंपली ये NaCl का फॉर्मेशन करता, करंट नहीं दूँ तो कहीं भी अगर सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम और क्लोराइड आयन फ्रीली अवेलेबल है और उसको रिएक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो ऑटो मोड में यानी कि स्पॉन्टेनियसली मोड में वो क्या होंगे, NaCl बनाएंगे। लेकिन अगर आप करंट पास कर देंगे तो आप ये यहाँ से सोडियम लिक्विड और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो चूंकि यह रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा है, खुद ब खुद होना होता तो यह रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाता, मीन्स सोडियम क्लोराइड बनाता। अब यह रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा है क्योंकि यह करंट के प्रेजेंस में हो रहा है, सो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपको Na+ और Cl- से Na लिक्विड और Cl2 गैस बनाकर दिया जा रहा हो और आपसे पूछा जा रहा हो कि बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप खुद से समझेंगे कि Na+ से Na जाना और Cl- से Cl2 गैस का बनना यह एक इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ही संभव है, और इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट का इस्तेमाल बाहर से किया जाता है। मीन्स यह रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा है, मीन्स यह नॉन स्पॉन्टेनियस है, इस तरह सोचा जाएगा। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मींस इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन 0 भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर सोडियम
प्लस और Cl- से NaCl वाला कोई रिएक्शन दे रहा है तो दिस इज स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेल जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो डेल जी नेगेटिव इसका मतलब हो जाता है 0 से कम। लेकिन यहाँ बन रहा है आपका सोडियम लिक्विड और Cl2 गैस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो प्रोडक्ट एनालिसिस लिखें, बोर्ड में आप इसी तरह से लिखेंगे, और जब आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, नीट का पेपर दे रहे हो, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, फटाफट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस क्या है, तो कहेंगे पहली बात क्या है, पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने को, Cl2 गैस बन रहा है एट एनोड। तो पहला प्रोडक्ट हो गया Cl2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, ये हो गया पहला प्रोडक्ट एट एनोड पे। तो एनोड पे कौन सा गैस बन रहा है, Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी बात क्या है, कैथोड पे सोडियम लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन सोडियम लिक्विड जो होता है, प्रैक्टिकली ये देखिएगा आप, तो सोडियम लिक्विड जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का जो मोल्टेन फॉर्म है, मीन्स जो आपको इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जैसे यहाँ पे सोडियम बनेगा वह ऊपर की ओर तैरने लगता है, मीन्स सोडियम लिक्विड फ्लोट्स ओवर मोल्टेन NaCl एट कैथोड साइड। तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, सोडियम लिक्विड जो होता है फ्लोट्स ओवर मोल्टेन NaCl, है ना, जो पिघला हुआ NaCl आपने लिया था जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, उसके ऊपर क्या होगा, सोडियम के जो लिक्विड होंगे वो तैरने लगेंगे, ठीक है। ऑब्वियस इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम रही होगी, इसलिए फ्लोट करने लगते हैं। और इसी को एक हम लोग अरेंजमेंट कराएंगे जिससे कि हम लोग सारे सोडियम लिक्विड को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम लोग बाहर के उसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से जैसे इसको बाहर से प्राप्त करेंगे तो एक मेथड हो गया, सोडियम को बनाने का एक मेथड हो गया। अगर इसको मैं यहाँ से सोडियम को धीरे धीरे क्या करूँ, एक ऐसा पैसेज बना दूँ जिस कारण वो सारे के सारे सोडियम लिक्विड क्या होंगे, बाहर की ओर, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में ना रह के वो मैं क्या करूँगा, बाहर उसको मैं स्टोर कर लूँगा। तो ये एक मेथड हो गया जिससे कि आप सोडियम लिक्विड बना सकते हैं, सोडियम बना सकते हैं। और एक ऐसा मेथड भी हो गया जिससे आप Cl2 गैस जो यहाँ पे इवॉल्व करेगा आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो Cl2 गैस का भी फॉर्मेशन और Na लिक्विड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। दिस इज अ प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें एक बात और, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है ना, 800 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी हम लोग इसको लैब वर्क करते हैं या फिर जब इसका इंडस्ट्रियल एनालिसिस किया जाता है, इंडस्ट्रियल जब हम लोग इसको वर्क करते हैं, तो इंडस्ट्रियल काम करने के लिए अपना पर्पस होता है कम से कम टेम्परेचर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव आपका जो है वह प्रोडक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको अलग तरह के मटेरियल लेने होंगे जो कि उतना हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें। तो आपका पूरा जो अरेंजमेंट होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने पे बदल जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग केस में या फिर जब हम लोग इसके टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्टेन NaCl में कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। तो सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यह 800 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही हो जाए, 550 या 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ये काम हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मैं उसको लिख देता हूँ। और इस तरह का जो रिएक्शन होता है खास तरह के सेल में होता है जिसका नाम होता है डाउन सेल। तो मैं लिख देता हूँ उस बात को, लिख देता हूँ, याद रखिएगा, इन डाउन्स DOWNS, इन डाउन सेल, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक डिजाइनिंग है जिसमें हम लोग जो तैरता हुआ जो सोडियम होगा उसको हम लोग बाहर की ओर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इन डाउन सेल हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग उसमें कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस of molten NaCl, CaCl2 calcium chloride is added in 2:3 रेशियो। रेशियो जो है वो मास रेशियो है ना, 2:3 मास रेशियो, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट to
580 डिग्री सेल्सियस। जो रिएक्शन आपको 800 डिग्री सेल्सियस में कराना पड़ रहा था, क्योंकि आपको सोडियम क्लोराइड को पिघलाना था, तो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद ही मोल्टेन NaCl का फॉर्मेशन हो रहा था। बस उसमें करना क्या है, आपको CaCl2 ऐड कर देना है, जिससे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो घट कर 580 डिग्री सेल्सियस के पास चला जाएगा। तो कम टेम्परेचर पे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये कब करते हैं हम लोग? डाउन सेल्स में। डाउन सेल्स एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक एपरेटस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कराते हैं। रेशियो 2:3 मास रेशियो है, मीन्स अगर यहाँ पे 2 ग्राम अगर NaCl ले रहे हैं तो आपको 3 ग्राम CaCl2 लेना होगा। फॉर 2 ग्राम ऑफ NaCl वी हैव टू टेक 3 ग्राम्स ऑफ CaCl2। दिस इज 2:3 रेशियो। और अगर हो सकता है क्वेश्चन में उल्टा दे दे तो 3:2 भी हो सकता है। वो कब होगा? जब CaCl2 आगे और NaCl बाद में होगा। तो CaCl2 और NaCl का रेशियो 3:2 हो जाएगा, जबकि NaCl और CaCl2 का रेशियो 2:3 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा इसमें कर लेते हैं लोग, ध्यान रखेंगे। NaCl 2 रेशियो में है और CaCl2 3 रेशियो में है। तो ये रही बातें किसकी? मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्रोडक्ट एनालिसिस हो गया, एनोड पे बनेंगे Cl2 गैस और कैथोड पे बन जाएंगे आपको सोडियम लिक्विड, जो फ्लोट करेगा और उसको हम लोग डाउन सेल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से उसको बाहर की ओर हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, रिमूव आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। अगला जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaBr, जो NaCl के जैसा ही लगता है दिखने में, है ना। NaCl और NaBr एक ही जैसा चीज़ है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि NaBr का अलग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, दिस इज अबाउट 750 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaBr। ये रहा आपका अगला इलेक्ट्रोलाइसिस। खुद से सोचिए क्या होना चाहिए। ऑब्वियस है कि इसका टेम्परेचर को जो देना पड़ेगा कुछ, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं करना है, बस दिमाग में रखने के लिए मैंने बताया है इसको, जिससे कि आप थोड़ा सा उसको सोच पाएँ कि आखिर रिएक्शन कैसे हो रहा है। टेम्परेचर को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, बस आप टेम्परेचर जान लेने से ये हो जाता है कि समझ में आ रहा है आखिर फिनोमेना कैसे हो रहा है। ये जनरल कंडीशन पे नहीं हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे ये सब कामें होती हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaBr कितना होता है? दिस इज अबाउट 747 डिग्री सेल्सियस। तो 747 डिग्री सेल्सियस का क्या है, अबाउट 750 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको करना पड़ेगा, है ना, तभी तो जाके ये मेल्टेड फॉर्म आपको मिलेंगे। तो फिर से अब आपको NaBr दिया गया है, तो NaBr का जो लिक्विड फॉर्म है, यानी कि जो उसका मेल्टेड फॉर्म है, वह किस फॉर्म में है? तो वह सोडियम आयन और Br- यानी कि ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में है। तो सोडियम आयन, सोडियम प्लस और ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में आपके पास NaBr हो चुका है अपने मोल्टन स्टेट में। अब शुरू करें इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एट एनोड क्या होने वाला है? तो एनोड पे जाएंगे एनायन, और अपने पास बस एक ही तरह का एनायन है, तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, बस विनर इज Br- ही जाएगा। हाँ, Br- का कोई कॉम्पिटिटर होता, कोई दूसरा एनायन होता, तो वहाँ पे बातें कुछ और होती, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये Br- अकेला है, तो Br- जाके एनोड पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो Br- कन्वर्ट्स इनटू Br2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आउट, बैलेंस करेंगे 1/2, और ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसी तरह से एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या है? सोडियम प्लस इज द अलोन विनर। तो सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इससे बन जाएगा सोडियम लिक्विड। यहाँ पे भी लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे है RH रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इसका नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? नेट रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ बच जाएंगे बच्चों Na प्लस Br- गिव Na लिक्विड प्लस हाफ Br2 गैस। ठीक है, और खुद से सोचिए ये स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर NaBr को
स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन के लिए छोड़ दिया जाता तो ये NaBr ही बनाते, है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि करंट को पास करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जा रही है और प्रोडक्ट बन रहे हैं Br2 गैस और सोडियम लिक्विड, तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है मीन्स डेल जी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर इस रिएक्शन के बारे में बात किया जाए और इसके डेल जी के बारे में बात किया जाए तो पॉजिटिव ही होगा, मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब बारी है प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो प्रोडक्ट एनालिसिस देखते हैं बच्चों। प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या है, तो प्रोडक्ट एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं पहली बात तो एट एनोड क्या बन रहा है ना, Br2 गैस बन रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, Br2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। जबकि दूसरी बात कर रहे हैं कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या है, सोडियम लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है। तो दिस इज सोडियम लिक्विड ऑब्टेन्ड एट कैथोड। तो ये हो गया प्रोडक्ट एनालिसिस ऑफ द मोल्टेन NaBr। ठीक है बच्चों, और इसी पे नंबर मिलते हैं बोर्ड में। ठीक है, ये सही होना चाहिए, ये रिएक्शन आपका सही लिखा हुआ होना चाहिए। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन सही होना चाहिए और ये प्रोडक्ट एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। जबकि जेई या फिर नेट के पेपर में क्या होगा, डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि एनोड पे कौन सा गैस बनेगा या फिर कैथोड पे कौन सा मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कैथोड पे किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर किस एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, किस मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल चलें। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन PbBr2। अब यहाँ पे कौन से कितने टेम्परेचर पे होगा बस जान लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ PbBr2 जो होता है अबाउट 370 डिग्री सेल्सियस होता है। 371 कर दें, चलो ठीक है, अबाउट 370 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 370 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ऑब्वियस है कि यह जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो 370 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे ही संभव है। क्योंकि इसका मेल्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे PbBr2 अगर मेल्टेड फॉर्म में होगा तो अपने पास कौन कौन से केमिकल स्पीसीज होंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले PbBr2 को देखें, इसमें कौन से आयन होते हैं। तो इसमें से बन जाएंगे Pb+2 और Br-। ये रहा आपका, सो बैलेंस करना चाहें तो 2Br-। तो ये रहे आपके आयंस जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में मौजूद होंगे। अब हम लोग कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले एट एनोड पे जाएगा एनायन चूंकि सिर्फ Br- है तो कोई कंपटीशन नहीं है, Br- इज द लोन विनर। वो खुद जाकर अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और Br- से ऑक्सीडाइज करना आपको जानते हैं आप लोग, Br2 बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाफ Br2 का फॉर्मेशन गैस के फॉर्म में। और यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जबकि एट कैथोड क्या होने वाला है, कैथोड पे जाएंगे केटायन में कौन है, सिर्फ Pb+2 है। अब सिर्फ Pb+2 है तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो सिर्फ Pb+2 इज द लोन विनर। Pb+2 कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को पाएगा और Pb लिक्विड, लेड लिक्विड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। एंड दिस फिनोमेना इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसका नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए। एक ही तरह की प्रक्रिया करती रहनी है, बहुत ही आसान है। बच्चे लोग इसका क्वेश्चन छोड़ देते हैं इस तरह क्वेश्चन को। इसको थोड़ा समझिएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइएगा, फुल मार्क्स आपको मिल जाता है। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जा रहा है, नेट रिएक्शन इसका क्या हो जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से कट गया, ये आपको बन गए 2Br-। पहले लिख देता हूँ मैं Pb+2 के बारे में। Pb+2 + 2Br- गिव्स Pb लिक्विड प्लस Br2 गैस। ये रहा आपका प्रोडक्ट। ऑब्वियस है ये भी रिएक्शन चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का है, करंट के कारण हो रहा है, तो यह भी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सारे के सारे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही होंगे।
बट बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इस तरह के रिएक्शन को कभी भी देखिएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि यह रिएक्शन तो होता था जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे, और इलेक्ट्रोलाइसिस में सारे के सारे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही तो होते हैं। तो यहाँ पे जो डेल जी है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो प्रोडक्ट एनालिसिस किया जाए, प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस में सबसे पहले देखेंगे एनोड पे क्या बना, Br2 गैस। सबसे पहले लिखेंगे Br2 गैस इवॉल्व एट एनोड। और दूसरी बात क्या है, पीवी लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है, पीवी लिक्विड ये ऑब्टेन्ड एट कैथोड। ये रहा अपना रिएक्शन प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो PbBr2 भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अगला Al2O3। तो चौथा एग्जाम्पल लिया जाए, चौथा इलेक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ इलेक्ट्रोलाइसिस में फोर्थ एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑब्वियस है मोल्टेड फॉर्म में होगा, मोल्टेन। ठीक है, Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों, अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 जो वो क्या हो जाएगा 2072 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइसिस करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ना। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोसेस होता है जो मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है, 12th का चैप्टर है मेटलर्जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्रायोलाइट डाल देते हैं, क्रायोलाइट का एडिशन कर देते हैं यानी Al2O3 में, जिससे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इससे घट के अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीमेंट हो जाता है आपको इसके मेल्टिंग पॉइंट में। तो वो बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2072 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। मींस Al2O3 का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर Al2O3 अगर अपने मोल्टन स्टेट में है ये किस फॉर्म में होगा। तो ऑब्वियस है Al+3 और O-2 के फॉर्म में होगा। इसको बैलेंस करें बच्चों तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। और अब करेंगे हम लोग प्रोडक्ट एनालिसिस। तो उसके लिए अपने को करना होगा एट एनोड और एट कैथोड का रिएक्शन। तो एट एनोड क्या हो जाएगा बच्चों, एनोड पे जाएंगे एनायन, और एनायन है सिर्फ O-2, एक ही तरह के एनायन है, मीन्स देयर इज नो कॉम्पिटिशन, O-2 इज द अलोन विनर। तो O-2 को भेजिए और उसका ऑक्सीडेशन कराइए। तो ऑक्सीडेशन कराने का रिएक्शन आपको पता है कि ये O2 गैस का फॉर्मेशन करेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसी तरह से एट कैथोड की बारी। एट कैथोड क्या होने वाला है, कैथोड पे जाएंगे केटायन, और केटायन सिर्फ अपने पास एक ही है, दैट इज Al+3। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है, Al+3 इज द अलोन विनर। Al+3 जाएगा और रिड्यूस करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और रिड्यूस करके ये बनाएंगे Al लिक्विड। अब इसको हम लोग को नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, है ना। तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करें, उसको पहले बैलेंस करना था ना, बैलेंस कर दिया, 2 2 2 4, यहाँ 4 कर देते हैं। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको कैंसिल आउट करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हो जाएगा। अब इसको हम लोग नेट रिडॉक्स रिएक्शन लिखें, नेट रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, 4Al+3 प्लस 6O-2, 3 2 जा 6 gives 4 एल्युमिनियम लिक्विड विथ 3 O2 गैस। ये रहा अपना प्रोडक्ट।
और ये रिएक्शन भी हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। इस तरह का रिएक्शन कभी भी लिखा मिले तो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद नहीं होने वाला है, करंट के सप्लाई में ही होगा। डेल जी ग्रेटर देन 0 मीन्स हो गया पॉजिटिव। अब बात करेंगे इसके प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस में सबसे पहला प्रोडक्ट बन रहा है O2 जो कि एनोड पे बन रहा है, तो मैं लिखूंगा O2 गैस इवॉल्व्ड, O2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड। और दूसरी बात क्या होता है, एल्युमिनियम का फॉर्मेशन होता है। एल्युमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मोल्टन Al2O3 के रिस्पेक्ट में, जिस कारण एल्युमिनियम क्या होता है, वो जैसे ही ऑक्सीडाइज करता है, सॉरी रिड्यूस करता है कैथोड पे, वैसे ही वो नीचे की ओर बैठ जाता है, मीन्स सिंक डाउन, सेटल डाउन कर जाता है, नीचे की ओर बैठने लगता है एल्युमिनियम। तो हम लिख सकते हैं क्या, एल्युमिनियम लिक्विड जो होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो सिंक्स डाउन, नीचे की ओर बैठ जाता है सेल में, सिंक्स डाउन एट कैथोड। तो कैथोड के ऊपर जैसे ही एल्युमिनियम +3 का रिडक्शन होगा वह लिक्विड फॉर्म में नीचे की ओर बैठना शुरू कर देगा। और इसको अब निकालने के लिए क्या होगा, अब इसमें एक अलग से अरेंजमेंट करना होगा जिससे कि सारे लिक्विड को बाहर से हम लोग निकाल सकें, बाहर की ओर निकाल सकें। उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है हॉल हेराल्ड मेथड, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। ये मेटलर्जी का पॉइंट है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि दिमाग में आ जाए। इन हेराल्ड प्रोसेस, तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं जिससे कि जो लिक्विड, जो एल्युमिनियम लिक्विड जो नीचे की ओर मिलता है, जैसे मान लो ये जो अपना सेल है इसमें जो लिक्विड नीचे की ओर आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से टैप्ड आउट कर लेंगे, इसको टैप करके बाहर निकाल लेते हैं। सारे के सारे लिक्विड क्या होंगे एल्युमिनियम के, जैसे मान लो या कैथोड पे जैसे ही एल्युमिनियम लिक्विड का फॉर्मेशन होगा नीचे की ओर सेटल करेंगे, और जैसे जैसे ये नीचे की ओर सेटल होगा बाहर से हम इसको टैप आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हॉल हेराल्ड प्रोसेस में करते क्या है, चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा था बच्चों ना एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जब हॉल हेराल्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एडिटिव कुछ मिलाते हैं, दैट इज क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का इसमें हम लोग एडिशन करते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं क्या, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3, क्रायोलाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, पूछा गया है। क्रायोलाइट फॉर्मूला है Na3Al(F6). जे एडवांस में एक बार आया था क्रायोलाइट से क्वेश्चन। तो क्रायोलाइट का पर्पस क्या है, क्रायोलाइट का पर्पस है हॉल हेराल्ड प्रोसेस में Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको घटा देना। तो क्रायोलाइट की जगह पे हम लोग और भी डाल सकते हैं, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 का भी इसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रायोलाइट ही डालेंगे क्योंकि इसमें भी एल्युमिनियम है, जो कि मुझे इससे भी एल्युमिनियम मुझे मिलने लगेगा, है ना। तो अगर मैं क्रायोलाइट डालता हूँ तो इसके भी एल्युमिनियम मुझे प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अगर CaF2 डालते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्रायोलाइट या फिर CaF2 कोई भी आप ऐड कर लो, इज एडेड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट घट कर कितना होता है, तो डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट टू 1012 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो Al2O3 पहले 2000 डिग्री सेल्सियस मीन्स 2072 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता था, उसे अब कितने पे मेल्ट किया जा रहा है, 1012 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि काफ़ी बड़ा डिक्रीमेंट है। तो क्रायोलाइट इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट एडिटिव इन हॉल हेराल्ड प्रोसेस टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3। याद रखिएगा इसको, क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6, या फिर इसको हम लोग एक और एडिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस की बात हो गई। अब हम लोग करते हैं आज का एक और एग्जाम्पल करते हैं, आखिरी एग्जाम्पल, पांचवा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑब्वियसली ये भी मोल्टन स्टेट में ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका देख ले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है वो होता है 714 डिग्री सेल्सियस।
जितने भी आयनिक कंपाउंड है देखिएगा सारे का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि उसके बीच में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और उसको रिमूव आउट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको मेल्ट करेंगे इसमें कौन से आयन मिल जाएंगे भाई, तो MgCl2 को जैसे मेल्ट किया जाएगा बच्चों, ये बन जाएंगे Mg+2 Cl-, है ना। अब क्या होगा, एट एनोड और एट कैथोड की कहानी चलेगी। तो एट एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड पे होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जाएगा कौन, Cl-, मीन्स एनायन। एनायन इज द सिंगल आयन सिंगल एनायन, इसका मतलब यहाँ पे कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। Cl- इज द अलोन विनर, Cl- ही जाएगा, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं, और Cl- Cl2 के फॉर्मेशन करेंगे बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1/2 कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, और अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेंगे तो इसको 2 करना पड़ जाएगा। पहले लोग चलो इसको रखते हैं। एट कैथोड क्या कर देते हैं हम लोग, तो कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे होने वाला है Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg लिक्विड। सारे जो मेटल वो लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि सारे मोल्टेन स्टेट पे है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हैं, तो जो भी मेटल मिल रहे हैं आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेट रिएक्शन हम लोग निकालेंगे, नेट रिडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ये है अपना OHR और ये है बच्चों अपना RH। ठीक है, तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे नेट रिडॉक्स रिएक्शन अपने को मिल जाएगा। नेट रिडॉक्स रिएक्शन जो आपको है मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा भाई, तो यहाँ मिल जाएंगे Mg+2 +2 Cl- gives Mg लिक्विड विथ Cl2 गैस। ठीक है, 1/2 इंटू 2 1 हो जाएंगे, और ये रिएक्शन अपना हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि करंट के कारण ये हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसका जो ΔG है वो हो जाएगा >0, दैट इज पॉजिटिव। आई थिंक आपको अब समझ में आ चुका होगा काम कैसे हो रहा है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट एनालिसिस की। तो प्रोडक्ट एनालिसिस देखा जाए तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, पहला Cl2 गैस अपने को एनोड पे मिल रहा था ना, तो हम लिख देंगे Cl2 गैस इवॉल्व्ड एट एनोड, है ना बच्चों। और दूसरा पॉइंट हम लोग कर देंगे मैग्नीशियम लिक्विड। मैग्नीशियम लिक्विड क्या होगा, वो सेटल डाउन नहीं करता है, वो क्या होता है, मोल्टन MgCl2 के रूप के साथ मिक्स हो जाता है। पूरी तरह से तो मिक्स नहीं होता है, एक इमल्सन का फॉर्मेशन करता है मिक्स होकर के। ठीक है, तो मैग्नीशियम लिक्विड मिक्स विथ मोल्टन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम लिक्विड मिक्स विथ मोल्टन MgCl2। तो आपको मैग्नीशियम लिक्विड तो मिल जाएंगे, कैथोड पे जाकर वो रिड्यूस करके मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन यह ना फ्लोट करेगा ना ही ये सेटल डाउन करेगा। तो इसका जो रिमूवल है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम लिक्विड होते हैं वो मोल्टन MgCl2 के साथ जाके क्या होते हैं, मिक्स कर जाते हैं, एंड फॉर्म्स इमल्सन। ये रहा पॉइंट, एंड फॉर्म्स इमल्सन एट कैथोड साइड पर। तो कैथोड साइड पर क्या हो रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू Mg+2 रिडक्शन, वह मिक्स होने लगेगा किसमें, MgCl2 के लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मोल्टन स्टेट ऑफ MgCl2 के साथ वो मिक्स हो जाएगा और इमल्सन का फॉर्मेशन कर जाएगा। और इस इमल्सन से मैग्नीशियम लिक्विड को निकालना इम्पॉसिबल है, और इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे डाउन सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से नोट करके मैं लिख देता हूँ। तो इन डाउन सेल्स का इस्तेमाल हम लोग एक बार और किए थे, कहाँ बच्चों याद करो, सोडियम क्लोराइड में, है ना, मोल्टेन NaCl में। इन डाउन सेल एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मैग्नीशियम, अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे मैं, मैग्नीशियम लिक्विड इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम द इमल्सन। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाया गया दिमाग, सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग क्या करने वाले हैं,
during electrolysis of molten MgCl2 CaCl2 is added। देखिए भाई, वहाँ भी जब डाउन सेल का इस्तेमाल किए थे वहाँ भी CaCl2 का ही इस्तेमाल किए थे। कहाँ पे भाई? जब मैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा था डाउन सेल्स पे, तो वहाँ भी CaCl2 का इस्तेमाल किया, लेकिन वहाँ पे जो CaCl2 का जो पर्पस था वो मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देना था। यहाँ पे ही क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करेगा, और इस इमल्सन, ये जो इमल्सन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस इमल्सन से चूंकि मैग्नीशियम को निकालना काफ़ी मुश्किल था, तो CaCl2 के ऐड हो जाने से फिर जो मैग्नीशियम लिक्विड का मोल्टन MgCl2 में जो घुलने की जो टेंडेंसी है, मिक्स होने की टेंडेंसी, उसको वो कम कर देगा। यानी कि यहाँ से मैग्नीशियम लिक्विड फिर से क्या होगा, आपको सेपरेट करना उसको आसान हो जाएगा, क्योंकि CaCl2 के कारण दो बातें हो रही हैं। पहला, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटा देगा ये, और दूसरी बात क्या करेगा, मैग्नीशियम को वो प्रॉपर रूप से इमल्सिफाइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड से घुलने नहीं देगा, जिससे कि एक्सट्रैक्शन जो होगा मैग्नीशियम का आसान हो जाएगा। लेकिन अगर CaCl2 अगर हम लोग ऐड नहीं करते तो मैग्नीशियम लिक्विड तो बन जाता, लेकिन वह मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन MgCl2 के साथ जाकर मिक्स हो जाता, जिसके कारण उसको फिर से फर्दर सेपरेट करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐड किया हुआ है CaCl2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कोई भी मोल्टन स्टेट में दिया गया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी तो मैंने 5 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं जो मोल्टन स्टेट के हैं। इसके अलावा कई भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए उस पर आपको ध्यान से काम करना है। बस ध्यान ये रखना है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा गया कि यह जो गिवन इलेक्ट्रोलाइट है वह मोल्टन स्टेट में है, फटाक से उसमें देखो कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है। कैटायन को कैथोड पे भेज के रिड्यूस कराओ और एनायन को एनोड पे भेज के ऑक्सीडाइज कराओ। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कैथोड पे वह कैथोड पर का बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो बन रहे हैं प्रोडक्ट एनोड पे तो एनोड पर के बनने वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे। दिस विल बी द प्रोडक्ट एनालिसिस। ठीक है बच्चों, आई होप प्रोडक्ट एनालिसिस फॉर द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।